फैराडे का प्रथम नियम हो गया था ना। लिखिए दूसरा नियम। लिखिए सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में सबसे पहले आप फिगर बनाइए, तो दो फिगर बनाइए। यह जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें हम लोग क्या डाले हैं? Ag+, मतलब AgNO3 डालें। और इसमें जमा भी कौन होगा? Ag ही जमा होगा। एक दूसरा सेल लेते हैं, इसमें डाले हैं CuSO4। इसमें डाला गया है CuSO4 और इसमें डाला गया है AgNO3। यहाँ पर डिपॉजिट होगा सिल्वर और यहाँ पर डिपॉजिट होगा कॉपर, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे ही है दोनों, Ag भी और कॉपर भी। अब फैराडे साहब ने क्या किया, इसको चार्ज दिया 100 कूलम और इसको भी चार्ज उन्होंने दिया 100 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि समान मात्रा में ना चार्ज दिया। सुनिए, समान मात्रा में चार्ज देने के लिए हम एक और काम कर सकते थे, इस सेल को और उस सेल को श्रेणी में जोड़ देते। श्रेणी में जोड़ेंगे तो समान मात्रा में चार्ज मिलेगा इसको। या फिर अलग अलग सेल से भी आप यदि उसको जोड़े हैं तो ध्यान रखना कि दोनों में चार्ज जो हम सप्लाई किए हैं उसका जो अमाउंट है वह सेम है। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई 100 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर का वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया तो भी उसको कितना कूलम चार्ज मिलेगा? 100 कूलम। Q बराबर IT। और यदि 2 एम्पियर का धारा यदि 50 सेकेंड के लिए कोई प्रवाहित कर दिया तो भी तो उसको 100 मिल जाएगा। तो कैसे धारा प्रवाहित किया गया है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमको इस दोनों सॉल्यूशन में चार्ज समान अमाउंट में देना है। कितना कितना दिए? 100। ये हम अपने मन से मान लिए कि हम 100 दिए। अब आगे सुनिए। अब जब यहाँ पर 100 कूलम चार्ज देंगे और यहाँ भी 100 कूलम चार्ज देंगे तो यहाँ भी कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ भी Ag डिपॉजिट होगा। तो ये जो सिल्वर डिपॉजिट होगा उसका कुछ ना कुछ वेट होगा ना, उसको हम लोग कहते हैं वेट ऑफ सिल्वर। इसकी कुछ ना कुछ मात्रा होगी। और यहाँ पर क्या जमा होगा? वेट ऑफ कॉपर। इसकी भी कुछ ना कुछ मात्रा होगी। तो जो भी इसका वेट जमा हुआ, मान लीजिए 5 ग्राम और मान लीजिए इसका 10 ग्राम, समथिंग कुछ हो मान लीजिए, ये हम अपने मन से मान रहे हैं। हालांकि ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना जमा होगा, वो सब कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अभी हम बस आपको रूल बताए नहीं हैं, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये जमा होता है 108 ग्राम और ये मान लीजिए जमा होता है 18.75 ग्राम। ऐसा ये हम अपने मन से माने। तुम ये दिमाग मत लगाने लगना कि सर 108 कहाँ से लाए, 18.75 कहाँ से लाए। ये हम खुद अपने मन से कोई एक वैल्यू मान लिए हैं। सबसे पहली बात, समान चार्ज जब तुम इसमें प्रवाहित करोगे ना, तो यहाँ पर जो धातु की मात्रा मुक्त होगी उसकी मात्रा तुमको समान नहीं मिलेगी। यदि समान मिलता तो ये 108 ग्राम हुआ था तो वो भी 108 ग्राम हो जाता। तब फैराडे साहब ने कुछ बात चेक करना शुरू किया, कुछ रिलेशन इन्होंने निकालना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, फैराडे ने दोनों वेट का ना रेशियो वो निकाल लिए। दोनों वेट का रेशियो का मतलब हम यही ना कहना चाह रहे हैं, वेट ऑफ Ag बाय वेट ऑफ कॉपर। हाँ या ना बताओ?
अब देखिए, जब इस दोनों का उन्होंने वेट निकाला, वेट का रेशियो, सॉरी, स्टार्ट वाला सारा स्विच ऑफ कर दीजिए। तो कोई एक आदमी स्टार वाला सारा स्विच ऑफ कर दीजिए। वो नहीं, पीछे वाला नहीं, पीछे वाला सब जलने दीजिए। वहां पर देखिए स्टार, देखो यहां, सुनो। अरे स्विच छूने में करंट नहीं मारता है, स्विच छूने से ऑन ऑफ होता है। सुनिएगा ध्यान से। तो 100 कूलम चार्ज डालने के बाद यहाँ जो वेट डिपॉजिट हुआ, और 100 कूलम चार्ज डालने के बाद यहाँ जो वेट डिपॉजिट हुआ, उन्होंने क्या किया, दोनों का रेशियो निकाल लिया। और उसके बाद यह रेशियो जो था, यह दोनों के इक्विवेलेंट वेट के बराबर था। ये मतलब इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के सॉरी बराबर था। जैसे वेट ऑफ एजी और वेट ऑफ कॉपर, ये हो गया वेट का रेशियो। अब उन्होंने क्या क्या किया कि जो चीज़ जमा हुआ था वहाँ पर, उसका इक्विवेलेंट वेट निकाला। तो ऊपर पर जो इक्विवेलेंट वेट एजी का है और फिर नीचे में इक्विवेलेंट वेट कॉपर का, उन्होंने पाया कि ये दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं, व्हेन सेम चार्ज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देन द डिफरेंट वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, sorry, the ratio of different weight of different substance deposited on electrode is equal to the ratio of their equivalent weight। मतलब जब समान मात्रा में, जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में समान मात्रा में आवेश दिया जाता है, तब इलेक्ट्रोड पर धातु की जो अलग अलग मात्रा जमा होती है, उसका अनुपात उसके समतुल्य भार के अनुपात के बराबर होता है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आई बात समझ में? अब सुनिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिए इधर। यहां पर यदि कोई दूसरा चीज रहता, तो हम यहां पर कोई दूसरा चीज लेते तो इक्विवेलेंट वेट उसका हो जाता। मतलब दो चीज आप ले लीजिए, आप उसका वेट का रेशियो निकाल लीजिए और दोनों के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो निकाल लीजिए। ये हर बार आपको आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। और जानते हैं, इतना कह के ही फैराडे साहब गुजर गए। हाँ ये सही बात, हाँ मर गए, सही में मर गए। बस इतने कहने के बाद, मतलब ये एक्चुअल देखो, आज हम लोग को क्या होता है ना, कोई थ्योरी सामने मिल जाती है और हम लोग उस पर एकदम धड़ल्ले से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी चीज़ के खोज होने में, कोई चीज़ प्रूफ होने में सालों लगता है। वो अपना कर रहे थे, करते करते बेचारे गुजर गए। इतना कह के लेकिन वो गए। अब इससे आगे का जितना भी काम है वह फैराडे साहब ने नहीं किया, आगे के साइंटिस्ट लोगों ने किया। लेकिन इन्हीं के बातों को दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट करके कहा गया, तो आगे का जो बात है वह किसी दूसरे साइंटिस्ट के नाम के आधार पर नहीं है, वह फैराडे के नाम के आधार पर ही है। क्योंकि फैराडे ने एक बेस देकर, फैराडे साहब एक बेस देकर गए थे। तो आगे का जितना भी बात है वो हम फैराडे के तहत ही पढ़ेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि फैराडे बस इतना ही कह के गुजरे हैं, इसके बाद का सारा बात आगे का जो साइंटिस्ट था वो बोला था। ठीक है, इसको उतारिए तो इसका सारा स्टेटमेंट लिखा दे। और हाँ, ये वेट हम अपने मन से माने हैं, 108 ग्राम और 18.75 ग्राम। हाँ क्या हुआ? हाँ आप बैठे रहिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम अभी कुछ बात बोले थे ना थोड़ी देर पहले कि फैराडे साहब इतने कह के गुजर गए। फैराडे का ओरिजिनल स्टेटमेंट ये है, लेकिन फैराडे का जब नियम लिखोगे तो उसको दूसरे तरीके से लिखना पड़ता है, उसको समझाना पड़ेगा अभी, तब जाके लिखा पाएंगे। पहले आप इसको तो लिखिए। और वो जो आप ये जो बोल रहे हैं कि वेट जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली समानुपाती होता है, या इक्विवेलेंट वेट जो भी आप बोल रहे हैं, वो कहाँ से आया? उसका कुछ समझ होगा ना, उसकी समझदारी यहीं से निकलती है। मेन ओरिजिन पॉइंट यही है। शायद आप इसको नहीं पढ़े। कान टूट के गिर जाएगा ऐसे में। चश्मा का लोड, माइक का दो गो लोड, कान है कि कटोरा है रे? चलो नीचे एरो दीजिए और लिखिए। शुरू करें लिखाना? लिखेंगे जब दो अलग अलग, हाँ नीचे एरो देके लिखना है। जब दो अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेल में
जब दो अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेल में समान मात्रा में आवेश प्रवाहित किया जाता है, समान मात्रा में आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु की मात्रा का अनुपात, अलग अलग इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु की मात्रा का अनुपात, अलग अलग इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु की मात्रा का अनुपात उसके समतुल्य भार के अनुपात के बराबर होता है, उसके समतुल्य भार के अनुपात के बराबर होता है। सुनो ध्यान से। मान लो सिल्वर जमा हुआ 10 ग्राम और कॉपर जमा हुआ 1 ग्राम, ठीक है। तो आप जरा ये बताइए कि हमको हम फिर से बोलें, थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ एक्सपेरिमेंटल बात है। ये कह के फैराडे साहब गुजरे और आगे का बात जो साइंटिस्ट बोला उनका क्या स्टेटमेंट था, इसी बात को ना वो एक अलग तरीके से बोल गए, जिसको हम लोग फ्रेशली सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आपको यदि लिखने के लिए कहे तो आप उसी को लिखिएगा, ये तो मेन ओरिजिन पॉइंट। आइए अब अगला पॉइंट पर इससे, और इस मतलब अभी जो आगे का जो बात है वो कैसे बोला गया होगा, उसका क्या कंसेप्ट होगा, हम उसको सिखा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर सिल्वर का वेट जमा हुआ कितना 10 ग्राम और कॉपर का कितना जमा हुआ 1 ग्राम, मान लेते हैं हम अपने मन से। तो हम इसका रेशियो यदि निकालें तो 10/1 यही ना आएगा। अब बताइए, इसका यदि समतुल्य भार का रेशियो हमको बराबर आता है, इसका मतलब ये है कि इसका समतुल्य भार ज़्यादा होगा और इसका समतुल्य भार कम होगा, तब ना दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा। ये बात समझे हम क्या बोले? सो फिर से समझिए। हम बोले कि सिल्वर जमा हुआ 10 ग्राम और कॉपर जमा हुआ 1 ग्राम, तो हम जब इसका अनुपात निकालेंगे तो 10/1 आएगा। हमको यहाँ भी 10/1 ही आना चाहिए। इसका मतलब ये है ना कि सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होना चाहिए और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कम, और ये भी 10/1 तब ना आएगा। 10/1 आएगा नहीं आएगा वो तो खैर बात की बात है, वो तो इक्विवेलेंट वेट का रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो हम सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप हमको ये बताइए कि यदि ये 10 ग्राम जमा हुआ है तो निश्चित है कि इसका इक्विवेलेंट वेट भी थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, और यदि कम जमा हुआ है तो इसका वेट कम जमा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इलेक्ट्रोड पर धातु की ज़्यादा मात्रा जमा हुई है उसका जरूर इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा रहा होगा। आई बात समझ में? और बाद में इसी बात को कहा गया कि जब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप श्रेणी में जोड़ते हैं तब इलेक्ट्रोड पर धातु की जो मात्रा मुक्त होती है वह उसके समतुल्य भार का सीधा समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ पर कॉपर है, आगे गोल्ड वाला कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, आगे मरकरी वाला कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, और समान मात्रा में जब तुम सबको श्रेणी में जोड़ दोगे तो सबको समान मात्रा में आवेश मिलेगा। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अलग अलग धातु की अलग अलग मात्रा जमा होगी। उस धातु की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी जिसका समतुल्य भार सबसे ज़्यादा होगा, और उस धातु का सबसे कम मात्रा जमा होगा जिसका समतुल्य भार सबसे कम होगा। तो जो बात ये कह गए, इसी बात से निकलकर जो अगला स्टेटमेंट आया, मेनली उसको हम लोग लिखते हैं वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का दूसरा नियम। हम लोग कह सकते हैं when 2 or more electrolytic cells are connected in series, then different weight of different substance deposited on electrode is directly proportional to their equivalent weight. It means weight is directly proportional to
ई, जहाँ पर ई है इक्विवेलेंट वेट और डब्ल्यू है वेट ऑफ सब्सटेंस। आई बात समझ में? नीचे एरो दीजिए और लिखिए। ये स्टेटमेंट समझ में आया कि डब्ल्यू डायरेक्टली, ये जो डब्ल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के कैसे हुआ है? वो इसी से निकला है। रेशियो तभी बराबर होगा जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अन्यथा नहीं होगा बराबर। लिखिए, क्या लिखिएगा? कुछ हो लिख दीजिए। लिखिए, जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटनी सेल को जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटनी सेल को श्रेणी में जोड़ा जाता है। सुनिए, श्रेणी में क्यों जोड़े हैं हम? ताकि उसको समान मात्रा में आवेश मिले। क्योंकि फैराडे ने समान आवेश की बात की थी। जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटनी सेल को श्रेणी में जोड़ा जाता है तब इलेक्ट्रोड पर धातु की जो मात्रा जमा होती है, वह उसके समतुल्य भार का सीधा समानुपाती होता है। वह उसके समतुल्य भार का सीधा समानुपाती होता है। हो गया सीधा समानुपाती? साथ साथ लिखते चलेंगे। अतः, बोलो क्या अतः? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, जहाँ वेट W जो है यह है वेट ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ मेटल। लिखते चलिए साथ साथ। हाँ, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? E के। तो हम इसको जब बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको F बोलते हैं, और यहीं से ये F जो आया ये क्या बोला जाता है? फैराडे कांस्टेंट, यानी W बराबर Fe। अच्छा, अभी आप दो स्टेटमेंट लिखे हैं। यदि आपसे वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम पूछे तो आप किसको लिखिएगा? देखिए, दोनों में से कोई भी लिखिएगा ना सही है, गलत दोनों में से कोई नहीं है। लेकिन लगा हुआ है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे ना आपको ये, तो स्टेटमेंट जो आप लिखोगे वो बाद वाला लिखना। बाद वाला है ना, जहाँ पर ये बताया है समानुपाती वाला, वो लिखना है। दोनों एक ही बात, कोई दोनों अलग अलग बात नहीं है। लेकिन सारा का सारा डेरिवेशन जो बनता है हमारा न्यूमेरिकल के लिए, वो सब किस स्टेटमेंट से बनता है? सेकंड। अभी जो दो स्टेटमेंट लिखे उसमें सेकंड स्टेटमेंट्स। आपके पास यदि जगह हो तो थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो लिख दो। इसे द्वितीय नियम कहते हैं। किसमें? दूसरे स्टेटमेंट में। इसे वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं। इसे वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं। और यदि आप पहला भी लिख देते हैं तो गलत नहीं है, दोनों सही है, क्योंकि दोनों तो एक ही बात। इसे वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं। बोलो, हो गया यहाँ तक? सुनो, अब हम थोड़ा सा काम कर लें फैराडे पर। अभी तक फैराडे 96,500 रट के आए हैं, लेकिन इसको अभी तक सीखे हम लोग नहीं हैं। आज थोड़ा सीख लीजिए इसको। नीचे
लिखिए फैराडे। एक कैपेसिटेंस आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, वहाँ पर कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है, और हम किसका चर्चा कर रहे हैं? फैराडे का। लिखिए फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। लिखिए फैराडे आवेश का सबसे बड़ा, इसी को हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। इसी में लिखेंगे आगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश 1 फैराडे होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश 1 फैराडे होता है। सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जरूर जानते होंगे आप। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से लेना देना नहीं है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल मिलाकर जितना चार्ज होता है वही क्या कहलाता है? 1 फैराडे। और आवेश का इससे बड़ा और कोई मात्रक नहीं है। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है किसका? आवेश का। तो हम अभी लिखे हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश को ही हम लोग कितना बोलते हैं? 1 फैराडे। तो हम इसी बात को अब थोड़ा सा और डिटेल में लिख लें। बताइए, एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है ना जी। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिखें या फिर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन लिखें, बात तो एक ही है ना। ये कितना हो जाएगा बताइए? एक पर इतना होता है तो इतना पर कितना होगा? इतना गुना उतना। तो इसको हम गुना करेंगे तो ये आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गुना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, क्या कूलम भी ना। तो ये हो गया कूलम पर मोल। एक मोल का ना चार्ज है तो नहीं हो जाएगा कूलम पर मोल। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा 10 का पावर -19 से 10 का पावर +19 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1.6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 4। बोलिए हाँ या ना। इतना कूलम पर मोल क्या हुआ? देखो ये कूलम ही होगा। चलिए आप परेशान मत होइए, इतना कूलम होगा। ठीक है, आगे देखिए। इसको जब आप गुना कीजिएगा ना तो ये आता है 96,484-85 या समथिंग कुछ आता है। अब उतना एग्जैक्ट याद नहीं, वो तुम गुना करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। सबको गुना भाग करोगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, अप्रॉक्स लिखते हैं 96,500 कूलम। ठीक है, तो सिंपली यदि हम इसको डायरेक्ट लिख दें अप्रॉक्स वैल्यू में तो इसको हम लोग लेके चलते हैं कितना? 96,500। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 1 फैराडे बराबर कितना हो जाएगा? 96,500 कूलम। अब हम पर मोल काहे लिख दिए थे? एक्चुअल में इतना कूलम पर मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन का ही ना चार्ज इतना होता है, इसीलिए हम उसको कूलम पर मोल, फैराडे कांस्टेंट में जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग कूलम पर मोल लेके चलते हैं, क्योंकि एक मोल का इलेक्ट्रॉन। अच्छा आप टेंशन ना लो, आप कूलम भी लिखो। लिखिए
हम आगे उस पर काम करेंगे। एक्चुअल में हम गलत जगह पर वो बात बोल दी, इसलिए आपके दिमाग से स्लिप कर गया ये बात। अभी आप लिखिए, ठीक है, आप 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम आया। अब याद कीजिए, आप फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू आप लिखते थे ना 96,500। अब समझ में है कि कहाँ से ये आता था। उस समय वो प्रॉपर जगह नहीं था, इसीलिए नहीं बताए। अब यहाँ पर आप सीख लीजिए इसको। और ये रिलेशन आप हमेशा ध्यान में रखना, 1 फैराडे 96,500 कूलाम होता है। मतलब ये इस तरह से आपको कूलाम और फैराडे में एक संबंध पता चल गया। अब आप चाहें तो फैराडे को कूलाम में और कूलाम को फैराडे में बदल सकते हैं। अच्छा बताओ तो क्यू कूलाम बराबर कितना फैराडे? क्यू कूलाम बराबर कितना फैराडे? क्यू बटे 96,500 फैराडे। नहीं होगा। यदि क्यू कूलाम को फैराडे में बदलना हो तो हम तुरंत 96,500 से भाग दे देंगे, और फैराडे को यदि कूलाम में बदलना हो तो 96,500 से गुना कर देंगे। ये हम ऐसे ही लिख दिए बस समझाने के लिए कि क्यू कूलाम को देखो हम फैराडे में चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है ना मथा में, कि मथा से आउट हो गया? मतलब ये समझ में आ रहा है ना? आउटर होगा तो न्यूमेरिकल 1 भी नहीं बनेगा। संडे को 11 बजे से यूट्यूब पर हम लाइव आएंगे, और जितना भी फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल है वो सब वहीं से होगा। कुछ क्वेश्चन हम लिख देंगे, बाकी आप लोग हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी बुक पास में लेके बैठिएगा जब आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए बैठिएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं कराएंगे, यहाँ भी हम कराएंगे। यहाँ बहुत कम कराएंगे, वहाँ थोड़ा ज़्यादा कराएंगे। वहाँ घंटा 2 घंटा न्यूमेरिकल ही चलेगा, क्योंकि इतना कम टाइम है जिसमें न्यूमेरिकल थ्योरी सब साथ साथ चलना बहुत मुश्किल है। अरे सुना क्या? संडे को 11 बजे से कहाँ? यूट्यूब पर। चैनल नाम सिर्फ शारदा केमिस्ट्री क्लासेस नहीं। आप यूट्यूब पर लिख दीजिएगा शारदा केमिस्ट्री, आ जाएगा। सब्सक्राइब करो नहीं करो, पढ़ाई करो। सब्सक्राइब करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मन हो तो कर लेना, यदि कनेक्ट रहना चाहते हो तो। नहीं तो 1 साल के बाद क्या तुमको ज़रूरत है केमिस्ट्री का? झूठे जुड़ल रहेगा, कल के डेट में एगो मास्टर तैयार हो जाएगा। अरे हो गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो W बराबर क्या आ गया? FE। चलिए अब आप एक बात बताओ, मिटा दें इसको? अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं W बराबर FE। यदि F का मान 1 हो जाए, F का मान 1 कब होगा बताइए तो? जब हम 1 फैराडे आवेश देंगे। जब हम विलियन को 1 फैराडे आवेश देंगे तभी ना F का मान 1 होगा। तो इस स्थिति में W बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब जो वेट डिपॉजिट हुआ है वही इक्विवेलेंट वेट है, और जो इक्विवेलेंट वेट है वही वेट है। लेकिन कब? जब 1 फैराडे चार्ज हम देते हैं। इसका मतलब 1 फैराडे आवेश के द्वारा जो वेट डिपॉजिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। कह सकते हैं कि नहीं? कहिए। यहीं पर तुम्हारा दिमाग घुमाएगा ये यहीं पर बहुत ज़्यादा टफ है। अब आगे का 2-3 गो बस लाइन, 2-3 गो लाइन समझ जाओ, एकदम आसान हो जाएगा ये, फिर कुछ नहीं है इसमें। 1 फैराडे आवेश के द्वारा जो भार मुक्त होता है उसे समतुल्य भार कहते हैं। अच्छा तुमको एक चीज़ याद है? समतुल्य भार में जब हम लोग ग्राम लगा देते थे तो उसी को 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता था। ये सब भूला तो नहीं? किसी भी चीज़ के इक्विवेलेंट वेट में यदि आप ग्राम लगा दीजिए तो उसी को हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 ग्राम समतुल्य या 1 ग्राम तुल्यांक कहते हैं। 11th में एकदम शुरू में बताया गया था, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी? जिनको ये लगता है ना कि 11th हर मज़ा लेने का जगह है, उनके लिए देखिए अभी कितना बड़ा सजा हो जाएगा। सो
उनको समझ में नहीं आएगा आगे का बात। अभी को बहुत हार्ड बात हम यहाँ पर लिखने वाले हैं जो आपको घुमाएगा। अभी सुनिए, 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम, सब जानते हो। और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है ना। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन के। तो इसका जो टोटल चार्ज होगा वही क्या कहलाता है? 1 फैराडे। और 1 फैराडे चार्ज से जो वेट डिपॉजिट होता है उसी को हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। बोलिए हाँ या ना। और उसी इक्विवेलेंट वेट में यदि हम ग्राम लगा दें तो उसी को हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि यदि तुम 1 फैराडे आवेश दोगे ना तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा? तो 10 फैराडे से कितना होगा? 20 फैराडे से कितना होगा? इसका मतलब यह हुआ कि तुम जितना फैराडे दोगे उतना ग्राम इक्विवेलेंट जमा होगा। अब देखिए वहाँ पर वेट आपको याद है शुरू में अलग अलग आ गया था। पता है शुरू में अलग अलग क्यों आया था? क्योंकि तुम वहाँ पर ग्राम पर काम कर रहे थे, पढ़ रहा था केमिस्ट्री, और वेट को किस में कंसीडर कर रहा था? ग्राम में, इसीलिए अलग अलग आ गया। अब पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, बात भी कर रहे हैं केमिकल यूनिट की, तो 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर आया। यानी 1 फैराडे से जो वेट डिपॉजिट हुआ वह 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हुआ। इसका सीधा मतलब है कि हम जितना फैराडे चार्ज प्रवाहित करेंगे विलियन में उतना ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ, पहले लिखिए इसको। चोचियाना बिल्कुल नहीं है। यहां से हम एक बात लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यदि आवेश कूलाम में दे दे तो फैराडे में हम बदलेंगे उसको Q/96,500 करके। बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ फैराडे निकालने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन में यदि Q आपको आवेश दे दिया कूलाम में, तो उसको फैराडे में कैसे बदलोगे? 96,500 से भाग देके। तो नंबर ऑफ फैराडे बराबर हम लिख सकते हैं Q/96,500, जहाँ पर Q आवेश है कूलाम में। तो हमको उसको किस में बदलना पड़ेगा? फैराडे में। फैराडे में बदलने के लिए Q को 96,500 से बना करेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता था वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। लीजिए एक नया समीकरण सेकेंड लॉ का आ गया। अब यही आपको घुमाते रहेगा, अलग अलग बात होती रहेगी। बस यही, यहाँ तक यदि आप समझ गए तो आगे तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकता। यही है मेन समीकरण सेकेंड लॉ का। अब इससे आगे इसको हम उलट पुलट करते रहेंगे, बातें बदलती रहेंगी। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। इस ग्राम इक्विवेलेंट का आना गजब ढा गया। जैसे ही 11th से तुमको जोड़ा, तुम्हारा चेहरा एकदम उदास है। ये ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ से आया? ये ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? ये चल क्या रहा है? कुछ नहीं, केमिस्ट्री चल रहा है, प्योर केमिस्ट्री, प्रॉपर केमिस्ट्री चल रहा है नो। एक रत्ती इधर उधर कुछ नहीं है इसमें। सुनिए, लिख लिए क्या इसको? Q बराबर IT पढ़ा है ना? तब तो यहाँ से एक और फॉर्मूला ये हो सकता है। बोलो क्या हो सकता है? IT/96,500 बराबर W/E। इससे भी न्यूमेरिकल बनेगा, जल्दी लिखो। अभी इसका काम पूरा नहीं हो पाया और आज लगता है हो भी नहीं पाएगा, लेकिन अभी तक मात्र 2 समीकरण हमको मिला है और दोनों समीकरण में प्रयुक्त होने वाले सारे टर्म को आप जरूर लिख लीजिए। Q क्या है? आवेश। किस यूनिट में? कूलाम में। W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस। किस यूनिट में? ग्राम में। हाँ जी सही है। ग्राम को ही इक्विवेलेंट वेट से भाग देते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट में बदलता है। E क्या है? किसका? जो कौन सब्सटेंस का? जो सब्सटेंस जमा हो रहा है। यदि Q को ही IT के टर्म में लेके चला जाएगा तो I जो है यह वैद्युत धारा है, ये एम्पियर में होगा, और टाइम सेकेंड में।
इलेक्ट्रिक करंट हिंदी में लिखोगे तो विद्युत धारा इन एम्पियर, और टी जो है वह है टाइम इन सेकेंड। यूनिट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल बनाते वक्त, और काफ़ी हार्ड न्यूमेरिकल आता है, खिलौर में मत लेना इसको, दिमाग का सारा नट बोल्ट ढीला करके कस देगा ये। बात अभी पूरी नहीं हुई है, आइए इसका आगे का बात और है। आगे हम लोग कुछ रिलेशन पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बीच के, कुछ टर्म के बीच, फिर इसका प्रूफ आएगा, तब जाके ये क्लियर होगा। एक क्लास और लगेगा, आज शुक्रवार है ना, कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। संडे को 11 बजे लाइव में न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लास रहता है तो बाद में रिकॉर्डिंग देखिएगा लाइव का, और क्या। यहाँ आने का इच्छा हो तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, यहाँ नहीं आएगा, पागल है रे, सब आके यहाँ बैठ जाएगा, फिर भीड़ लग जाएगा झूठे। लाइव में पढ़िए, यहाँ गेट बंद रहेगा, बाहर से सिर्फ सुन सकते हो, वो माइक लगा के थोड़े ना बोलेंगे हम।